नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मॉडर्न 2027 पे। आज हम BD 104 पर लैंग्वेज इन कुरिकुलम यानी पाठ्यक्रम में भाषा की यूनिट 3 आत्म विकास और जीवन कौशल के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखेंगे। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1, आत्म विकास सफलता का मुख्य रहस्य है। यह कथन है एमर्सन का। व्यक्ति जिस रूप में अपने आप को देखता है वही उसकी आत्मा है। यह कथन है क्रो एवं क्राइफील्ड का। सर्वप्रथम आत्म विकास के संप्रत्यय के बारे में बताया था तो कूले, मीड, जेम्स यानी उपरोक्त सभी ने आत्म विकास के संप्रत्यय के बारे में बताया था। आत्म की उत्पत्ति सामाजिक कार्य क्षेत्र में विकसित होती है। यह कथन है कैम्बल यंग का। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए दोस्तों, ताकि दूसरे लोगों को भी वीडियो प्राप्त होते रहें। दोस्तों, जिसने सब्सक्राइब कर रखा है उनके लिए धन्यवाद। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5, बाल्यावस्था में आत्म विकास में वातावरण का प्रमुख प्रभाव है। बालक का आदर्श उसके स्वयं वर्तमान वातावरण एवं सामाजिक संपर्कों से विकसित होता है। यह कथन है क्रो एवं क्रो का। आत्म विकास में क्रिया आती है तो आत्म जागरूकता बढ़ाना, आत्मज्ञान बढ़ाना, आत्मविश्वास बढ़ाना, उपरोक्त सभी राइट आंसर। आत्म विकास का सिद्धांत है दर्पण और मीड का सिद्धांत। दर्पण सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया 1902 में। दर्पण सिद्धांत का प्रतिपादन किया था कूले ने। मैं और मुझे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था मीड ने। आत्म विकास को बढ़ाने वाली क्रिया है प्रतिदिन किताब का पढ़ना, नई बातें सीखना, अपने डर पर विजय, उपरोक्त सभी हैं। आत्म विकास को प्रभावित करने वाला कारक है तो तादात्मीकरण, कार्य ग्रहणशीलता, भाषा या उपरोक्त सभी राइट आंसर होगा। जवाबदेही का अर्थ होता है जवाब देना, उत्तर देना, उत्तरदायित्व का निर्वहन करना, उपरोक्त सभी राइट आंसर। जवाबदेही अकाउंटेबिलिटी शब्द किससे बना है? ये बना है लैटिन शब्द से। जवाबदेही शब्द का सर्वप्रथम इस्तेमाल किस देश में हुआ? तो इंग्लैंड में हुआ। उत्तराधिकारी द्वारा अपनी अधीनस्थों से उनके कर्तव्यों की समीक्षा करना ही जवाबदेही कहलाता है। यह कथन है हेमन का। जवाबदेही अथवा प्रतिबद्धता किसी अधिकारी द्वारा सौंपे गए कार्य को गुणात्मक एवं सर्वोत्तम रूप से अधिकारी के निर्देशन के अनुरूप कार्य करने का बंधन एवं कार्य है। यह कथन है डेविस का। जवाबदेही में विशेषता परिलक्षित होती हैं तो उपरोक्त सभी राइट आंसर होगा। आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। जवाबदेही का प्रकार है तो इसमें भी सारा उपरोक्त सभी होगा। प्रशासनिक जवाबदेही है तो इसमें भी उपरोक्त सभी होगा। दोस्तों, आप देख लीजिए। कानूनी जवाबदेही है, इसमें भी उपरोक्त सभी है। इसमें सारे में उपरोक्त सभी है। दोस्तों, व्यक्ति जवाबदेही है, इसको देख लीजिए आप। शिक्षा में प्रधानाचार्य की जवाबदेही है, ये भी उपरोक्त सभी है। शिक्षकों की जवाबदेही, ये भी उपरोक्त सभी है। शिक्षकों की जवाबदेही का आकलन किया जाता है, ये भी उपरोक्त सभी है। विद्यालय की जवाबदेही का आकलन किया जाता है, ये भी उपरोक्त सभी है। यह अधीनस्थ उन कर्तव्यों को संपन्न करने का दायित्व है जो अधिकारी ने सौंपे हैं। यह कथन है थिपी हैमेन का। उत्तरदायित्व कर्तव्य से भिन्न है क्योंकि जहाँ कर्तव्य का संबंध कार्यों से है वहाँ उत्तरदायित्व का संबंध उन कार्यों को समुचित ढंग से या वफादारी से संपन्न करने से। यह कथन है हैमेन का। उत्तरदायित्व किसी व्यक्ति का वह बंधन है जिसके अंतर्गत उसे उसके सुपुर्द की गई क्रियाओं को अपनी श्रेष्ठतम योग्यता से पूरा करना चाहिए। ये कथन है जॉर्ज आर टायरी का। संगठनों में दायित्व से तात्पर्य संगठनात्मक कार्यों, क्रियाओं अथवा सौंपे गए दायित्वों को पूरा करने के कर्तव्य से। यह कथन है हेवस एवं गुलेट का। उत्तरदायित्व किसी व्यक्ति पर किसी निश्चित कार्य को अपनी योग्यता के अनुसार सर्वोत्तम रूप से अधिकारी के निर्देशन में कार्य करने का बंधन है। यह कथन है डेविस का। उत्तरदायित्व की विशेषता है तो सारी ही उत्तरदायित्व की विशेषता आप देख लीजिएगा। दोस्तों, उत्तरदायित्व के प्रकार हैं तो वैयक्तिक, सामाजिक, नैतिक सारे ही हैं। विद्यालय के प्रति बालक का उत्तरदायित्व होता है तो देख लीजिए आप। बालक विद्यालय गरिमा को बनाए रखना, बालक में स्वानुशासन की भावना, बालकों को शैक्षिक तथ्यों के प्रति जागरूक रहना चाहिए, उपरोक्त सभी राइट आंसर। समुदाय के प्रति बालक का उत्तरदायित्व है तो देख लीजिए, उपरोक्त सभी होगा। इसमें भी प्रबंध परिवर्तनशील पर्यावरण में सीमित संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग करते हुए संगठन के उद्देश्यों को
प्रभावी ढंग से प्राप्त करने के लिए दूसरों से मिलकर एवं उनके माध्यम से कार्य करने की प्रक्रिया है। तो ये कथन है क्रीटनर का। प्रबंधन कौशल की विशेषता है, तो एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, यह सर्वव्यापी है और प्रबंधन बहुआयामी है। उपरोक्त सभी राइट आंसर। प्रबंधन का महत्व है, तो ये उपरोक्त सभी होगा इसमें। प्रबंधन का उद्देश्य है, तो उपरोक्त सभी होगा दोस्तों। प्रबंधन का संगठनात्मक उद्देश्य, ये भी उपरोक्त सभी होगा दोस्तों। प्रबंधन का व्यक्तिगत उद्देश्य, इसमें उपरोक्त सभी है। प्रबंधन का सामाजिक उद्देश्य, इसमें भी उपरोक्त सभी है। प्रबंधन का महत्व, इसमें भी उपरोक्त सभी है। सामाजिक उत्तरदायित्व से तात्पर्य उन नीतियों को लागू करना, उन निर्णयों को लेना तथा उन कार्यों को करना है जो समाज के मूल्यों एवं उद्देश्यों के लिए वांछनीय है। यह कथन है HR बोवेन का। सामाजिक उत्तरदायित्व अपने स्वयं के हित में कार्य करने वाले प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तिगत दायित्व है कि वह विश्वस्त हो कि दूसरों के अधिकार तथा न्याय उचित हित न टकराएं। यह कथन है कुंटज तथा ओडिनेल का। वास्तविक अर्थ में सामाजिक उत्तरदायित्वों की मान्यता का आशय समाज की आकांक्षा को समझना तथा मान्यता देना है तथा इसकी उपलब्धियों में योगदान देने का संकल्प है। यह कथन है जॉर्ज ए स्टोनेपर का। व्यवसाय का कर्मचारियों के प्रति उत्तरदायित्व है, उचित वेतन देना, उनको आदर देना, अच्छा वातावरण देना। उपरोक्त सभी राइट आंसर। व्यवसाय का स्वामियों के प्रति उत्तरदायित्व है, उचित लाभ सुनिश्चित करना, सही लेखा प्रस्तुत करना, सबके साथ समान व्यवहार करना। उपरोक्त सभी राइट आंसर। व्यवसाय का उपभोक्ताओं के प्रति उत्तरदायित्व है, तो इसमें भी उपरोक्त सभी राइट आंसर होंगे दोस्तों। कौन सा मानवीय व्यवहार भावनात्मक कौशल को बढ़ाता है, तो सहनशीलता, आत्मनिर्भरता और जिम्मेदारी। व्यक्ति को प्रतिदिन जीवन में आने वाली मांगों और समस्याओं से कारगर ढंग से निपटने के लिए अनुकूल और सकारात्मक व्यवहार को करना ही जीवन कौशल कहा जाता है। यह कथन है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का। यह व्यवहार परिवर्तन या व्यवहार विकास के लिए एक अभिकल्प है जो ज्ञान, दृष्टिकोण और कौशल तीनों क्षेत्रों के संतुलन में सहायक है। यह कथन है यूनिसेफ का। जीवन कौशल है, तो आत्म जागरूकता, सहानुभूति, सृजनात्मक चिंतन सारे ही जीवन कौशल हैं। ये आत्म जागरूकता एवं मनोवैज्ञानिक स्थिति है जिसमें व्यक्ति स्वयं किसी एक वस्तु पर ध्यान केंद्रित करता है। यह कथन है हेंजाई का। आत्म जागरूकता का प्रकार है, तो आ और बा दोनों होगा इसमें। सामान्य आत्म जागरूकता और व्यक्तिगत आत्म जागरूकता। आत्म जागरूकता की स्थिति है जबकि आधार विकासात्मक स्तर मनोवैज्ञानिक, यानी उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। केमे विश्वविद्यालय के फिलिप रोबोट ने 4 से 5 वर्ष के बच्चों को आत्म जागरूकता के स्तर बताए हैं 5। आत्म जागरूकता का महत्व है, तो उपरोक्त सभी राइट आंसर होगा। किसी दूसरे व्यक्ति के व्यक्तित्व में प्रवेश करना और उसके अनुभवों को कल्पनात्मक रूप से अनुभव करना सहानुभूति है। यह कथन है चेम्बर अंग्रेजी डिक्शनरी का। सहानुभूति दूसरों की भावनाओं व ज़रूरतों से संबंधित जागरूकता है। यह कथन है डेनियल गोलमैन का। सहानुभूति अंततः ज्ञानात्मक है लेकिन इस पर बौद्धिक रूप से कार्य कर सकते हैं। यह कथन है टिम मिनविन का। मैं उसे धार्मिक कहता हूँ जो दूसरों की परेशानियों को समझता है। यह कथन है महात्मा गांधी का। सहानुभूति का प्रकार है, तो संज्ञानात्मक, भावनात्मक और अनुकंपा सहानुभूति। उपरोक्त सभी राइट आंसर होगा। सहानुभूति का तत्व है दूसरों को समझना, दूसरों का विश्वास, राजनीति के प्रति जागरूकता। उपरोक्त सभी राइट आंसर। आत्म सहानुभूति है, तो इसमें भी उपरोक्त सभी होगा दोस्तों। देख लीजिए आप। अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण की विशेषता है, इसमें भी उपरोक्त सभी होगा दोस्तों। चिंतन के अंतर्गत निरीक्षण, व्याख्या, विश्लेषण, अनुमान, मूल्यांकन आदि कौशल आते हैं। जब कोई व्यक्ति या समूह किसी विषय पर गहन चिंतन करते हैं तो उसे आलोचनात्मक चिंतन कहते हैं। यह कथन है रेनाल्डस का। आलोचनात्मक चिंतन की प्रक्रिया का सोपान है, तो उपरोक्त सभी राइट आंसर होगा दोस्तों। आलोचनात्मक चिंतन का महत्व है, तो उपरोक्त सभी होगा। इसमें भी आलोचनात्मक चिंतन के लाभ। उपरोक्त सभी। चिंतन ज्ञानात्मक मानसिक प्रक्रिया है, तो ये कथन है JS रॉस का। चिंतन प्रत्ययों को फिर से संगठित करता है। यह कथन है WB कार्ल सैनिक का। चिंतन प्रतीकात्मक व्यवहार है, यह सभी प्रकार के प्रतिस्थापन से संबंधित है। यह कथन है JP गिलफोर्ड का। हरलॉक ने सृजनात्मक चिंतन को कितने अर्थों में प्रयोग किया, तो 8 अर्थों में प्रयोग किया है। गिलफोर्ड के अनुसार चिंतन होता है अभिसारी और अपसारी चिंतन। सृजनात्मक चिंतन की अवस्था है, तो आयोजन, उद्भावन और प्रबोधन।
सृजनात्मक चिंतन का परीक्षण है, तो उपरोक्त सभी हैं। टॉरेंस का सृजनात्मक चिंतन परीक्षण, फासी का सृजनात्मक चिंतन परीक्षण, बाकर मेहदी का सृजनात्मक चिंतन परीक्षण। बाकर मेहदी ने शाब्दिक सृजनात्मक चिंतन परीक्षण में मापन किया है, तो प्रवाह, विविधता, मौलिकता, उपरोक्त सभी का मापन किया है। फासी ने स्कूली बच्चों में सृजनात्मक चिंतन की माप के लिए कितने परीक्षण बनाए हैं, तो 6 परीक्षण बनाए हैं। सृजनशीलता के विकास में बाधक तत्व हैं, तो प्रत्यक्षीकरण बाधाएं, संवेगात्मक और सांस्कृतिक बाधाएं, उपरोक्त सभी बाधक तत्व हैं। सृजनात्मक चिंतन बढ़ाने के उपाय हैं, तो उपरोक्त सभी हैं, देख लीजिए आप। समस्या होना एक समस्या नहीं है, समस्या को हल करना पाना एक समस्या है, यह कथन है मैरी के यूरेक का। समस्या के समाधान के लिए सही परिस्थिति है, तो ये जितनी भी परिस्थितियाँ हैं वो सही परिस्थिति हैं, देख लीजिए आप। समस्या समाधान का महत्व है, तो ऑप्शन इसका सा होगा, आ और बा दोनों। एंड्रेरा ने किसी समस्यात्मक स्थिति के कितने घटक बताए हैं, तो 6 घटक बताए हैं। एंड्रेरा के अनुसार समस्यात्मक स्थिति का घटक है, एक से अधिक लक्ष्य का होना, विभिन्न प्रकार के उद्दीपक प्राप्त होना, लक्ष्य प्राप्ति के लिए अलग अलग क्रियाएं करना। क्वेश्चन नंबर 87, समस्या के समाधान को प्रभावित करने वाला कारक है, तो इनमें से कोई भी नहीं होगा दोस्तों। समस्या विशेष की प्रकृति से संबंधित कारक है, तो इसमें उपरोक्त सभी होगा। समाधानकर्ता से संबंधित कारक है, इसमें भी उपरोक्त सभी होगा दोस्तों। समस्या समाधान की व्यूह रचना है, तो एल्गोरिथम्स और ह्यूरिस्टिक्स। समस्या समाधान की विधि है, तो अंतर्दृष्टि विधि, प्रयास तथा त्रुटि विधि और वैज्ञानिक विधि, यानी उपरोक्त सभी राइट आंसर। जॉन डीवी ने वैज्ञानिक विधि के चरण बताए हैं 5। जॉन डीवी ने वैज्ञानिक विधि का चरण बताया है, उपयुक्त सभी हैं। समस्या से परिचित होना, परिकल्पना का निर्माण करना, तथ्यों का संकलन, व्यवस्थापन तथा विश्लेषण। बोर्न, डोमिनो, पस्की तथा लीफ्टरा ने समस्या समाधान के चरण बताए हैं, तो तैयारी, प्रस्तुति, मूल्यांकन, उपरोक्त सभी राइट आंसर। बोर्न, डोमिनो, पस्की तथा लीफ्टरा ने समस्या समाधान के कारण बताए हैं, तो 3 कारण बताए हैं। समस्या समाधान की विशेषता है, सर्वप्रथम उद्देश्य स्थापित किए जाएं, महत्व के अनुसार उद्देश्यों को वर्गीकृत और स्थापित करना चाहिए, वैकल्पिक क्रिया का विकास होना चाहिए, उपरोक्त सभी राइट आंसर। समस्या समाधान व्यवहार ऐसी नवीन या अलग परिस्थितियों पैदा होता है जिनमें काफ़ी समझ परिस्थितियों में पूर्व अनुभवों के आधार पर प्रतिपादित प्रत्ययों तथा सिद्धांतों को प्रयुक्त करने के लिए आवर्तन विधियों से समाधान नहीं हो जाता है, यह कथन है वुडवर्थ तथा मार्किस का। समस्या समाधान लक्ष्य की प्राप्ति में बाधक प्रतीत होने वाली कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करने की प्रक्रिया है, यह कथन है स्किनर का। निर्णयन प्रक्रिया में सम्मिलित चरण के उपरोक्त सभी हैं। सही निर्णय न ले पाने का कारण है पूर्ण जानकारी न होना, बहुत अधिक जानकारी होना या बहुत से लोगों का होना, उपरोक्त सभी राइट आंसर। निर्णय प्रक्रिया में विकल्पों का मूल्यांकन किया जाता है और उनमें से कुछ को चुन लिया जाता है, यह कथन है सेंद्रोप का। प्रारंभ में निर्णय क्या करना है, कैसे करना है और कौन क्या कर रहा है के बारे में है, यह कथन है एमात्रे और स्कारचेत का। समस्या होना एक समस्या नहीं है, समस्या को हल न कर पाना एक समस्या, यह कथन है। रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, मैरी के यूरेक का। निर्णय प्रक्रिया एक तरह की समस्या समाधान है जिसमें लोगों को कुछ विकल्प दिए जाते हैं जिससे लोगों को चुनना होता है, यह कथन है मॉर्गन, किंग, स्कोपलर तथा अन्य का। निर्णय प्रक्रिया का महत्व है, तो देख लीजिए अब इसमें उपरोक्त सभी राइट आंसर होंगे। मनोवैज्ञानिक लियोन मान ने 1980 में उनके साथियों ने अपनी पुस्तक में निर्णय क्षमता के कितने स्तर बताए हैं, तो 5 स्तर बताए हैं। बेकर ने समस्या समाधान के लिए निर्णय क्षमता का स्तर बताया है, तो उपरोक्त सभी होगा इसमें। बी ओबरे और फिशर के अनुसार समूह निर्णय प्रक्रिया का चरण है, तो उपरोक्त सभी। बी ओबरे और फिशर के अनुसार समूह निर्णय प्रक्रिया का चरण नहीं है, तो लक्ष्य बनाना। सही निर्णय न ले पाने का कारण है, तो उपरोक्त सभी होगा दोस्तों। कर्तव्यों की पूर्ति की समीक्षा करने को क्या कहते हैं, तो जवाबदेही। अनुकूलन क्षमता से आशय है, विपरीत परिस्थितियों में स्वयं की क्षमता का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन। विद्यालयों के संचालन में जवाबदेही होती है, तो सारे लोगों की होती है, प्राचार्य की, शिक्षकों की, सह संयोजकों की। प्रबंधन कौशल है परिवर्तनशील, ऑप्शन बा होगा इसका राइट आंसर। परिवर्तनशील पर्यावरण में सीमित संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग करते हुए संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए दूसरों के साथ मिलकर कार्य करना। क्वेश्चन नंबर 115, सामाजिक उत्तरदायित्व कौशल का
क्या तात्पर्य है? तो इसका आ होगा ऐसे कार्यों के लिए नैतिक रूप से जिम्मेदार होना जो किसी व्यक्ति, संस्था अथवा समूचे समाज के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने में योगदान करते हैं। क्वेश्चन नंबर 116, मानव संबंध कौशल क्या है? तो उपरोक्त सभी है। भावनात्मक कौशलों के द्वारा शरीर में परिवर्तन होते हैं। तो आंतरिक बाह्य दोनों होते हैं। भावनात्मक कौशल के विकास द्वारा परिवर्तन होने लगता है। तो बालक की वाणी में और बालक की स्वर अभिव्यक्ति दोनों में। भावनात्मक कौशल का अर्थ है भावात्मक व्यवहार को समझने और संगठित करने की क्षमता। जीवन कौशल का अर्थ है जीवन जीने की कला। आत्म जागरूकता का क्या अभिप्राय है? तो किसी व्यक्ति, ऑप्शन बा होगा राइट आंसर, किसी व्यक्ति को उसके चरित्र, भावनाओं, प्रेरक तथा इच्छाओं के बारे में पूर्ण ज्ञान होना। सहानुभूति है तो उपरोक्त सभी राइट आंसर होगा। दो व्यक्तियों के मध्य भावनाओं और विचारों का आदान प्रदान करना कहलाता है अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण। आलोचनात्मक चिंतन कहते हैं। ऑप्शन सा होगा इसका राइट आंसर, सक्रिय रूप से अवधारणा का विश्लेषण करने और किसी जानकारी के मूल्यांकन की प्रक्रिया से किसी निष्कर्ष तक पहुंचने को। सृजनात्मक चिंतन का प्रयोग होता है तो क्रियात्मकता के संदर्भ में, रचनात्मकता के संदर्भ में, उत्पादकता के संदर्भ में। इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी में, ऑप्शन दार राइट आंसर। दोस्तों यूनिट 3 आपकी मैंने फिनिश करा दी है दोस्तों। कल यूनिट 4 और परसों आपका यूनिट 5 कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद VD 105 के क्वेश्चनों को देखेंगे दोस्तों चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुंचे और उसका लाभ वो लोग ले पाएँ जो बाहर जॉब करते हैं, जो मॉडल वगैरह नहीं ले सकते। तो इस वीडियो को आप देख लीजिए, 70 से 80% नंबर आपके आ ही जाएंगे दोस्तों। छोटा सा प्रयास है मेरी तरफ से दोस्तों। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, शुभ रात्रि।